हाय ब्रो, मेरा नाम है अर्शिम शाह, जो फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जीरो लेक्चर नंबर 6 किसका है अर्निंग इक्विलिब्रियम का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़े थे। हर एक चीज डिटेल में पढ़े थे, सारा जेएमएस का सिलेबस, सारा जी एडवांस का सिलेबस, सब कुछ, सारा जेएमएस क्वेश्चन, सारा जी एडवांस क्वेश्चन, जितने पीओक्यूज आए हैं सब कुछ टाइप वाइज डिस्कस करे थे एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में हर चीज डिटेल में कवर करते हुए आए थे। और भैया बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का, और फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर चल रहा है। हाँ, तो अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना कैसे, अप्रोच क्या है, मैंने कहा सीधा अप्रोच है। अगर एडवांस की प्रॉब्लम बनाने हैं तुम्हें, तो तुम्हें जो एडवांस की जो इनके जो थ्योरीज होती है ना, इनको बेसिक्स से लेके पढ़ना है एकदम अच्छे लेवल तक, एडवांस लेवल तक इनकी जो थ्योरी होती है ना, वो डिस्कस कर ले, गजब हो जाएगा भैया। थ्योरी में से क्या है, थ्योरी मतलब डेफिनेशन में का नहीं, नन ऑफ द डेफिनेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी मतलब कुछ अलग ही भाई। जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे पिछले लेक्चर्स देख लेना, ठीक है, और आज भी देख लेना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे थ्योरी आपको प्रोवाइड करूंगा, कैसे थ्योरी बताऊंगा। वो सारी चीजें बेसिक्स लेके एक एडवांस तक होंगी। सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, डीपीपी चेक करना, उसमें जे एडवांस क्वेश्चन, जे मेंस क्वेश्चन 2000 से लेके 2020 तक। हाँ, सारे क्वेश्चन डीपीपी में डाल दूंगा, वो सारे तुम देखना सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। और वही बात रही 2020 से लेके 2026 तक, वो सारे क्वेश्चन में क्लासरूम में मीन्स क्लास लेक्चर में ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये मैं हर लेक्चर में करता हुआ आया हूँ, इस लेक्चर में करूंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर चीज एडवांस तक पढ़ाऊंगा। और बात करें तो टफेस्ट चैप्टर चल रहा है, तो हमें एक सीक्वेंस से चलना होता है, एक सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। हमें सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़नी होती है। और हमें अगर मान लो देखो, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी में ऐसा नहीं है कि कल का भूल जाए आज का ही पढ़ ले, ऐसा नहीं है कुछ। कल का हमें याद रहना चाहिए, तभी तो हम सोच पाते हैं कि उस केस में ऐसा हुआ था, तो इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है। उस केस में ऐसा हुआ तो इसमें वो ये वाला केस उससे अलग क्या है। ये सारी चीजें अगर थोड़ी थोड़ी भी याद है, मेरे लेक्चर्स थोड़े थोड़े भी देखे हो, बाद में एक एक घंटे के लेक्चर्स होते हैं, ज्यादा लेक्चर्स नहीं जाते हैं, ज्यादा घंटे के नहीं होते, एक एक घंटे में काफी ज्यादा कवर कर लेता हूँ, काफी ज्यादा कंटेंट, ठीक है ना। तो कनेक्ट कर रहना, मैं खुद सोचवाऊंगा, तुम्हें खुद याद दिलाऊंगा कैसे कैसे करना है, सब कुछ बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, मेरे लेक्चर देखने के बाद वो आएगा, वो मुझे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मेरा नाम है हर्षित। तो हमने देखो पढ़ कहाँ थी, मीन्स कहाँ तक पढ़ी थी, मैंने कहा कि हम लोग पीएच वैल्यू निकाल रहे थे। हाँ, मेन मेन चीज तो यही चल रहा है। हाँ, पीएच वैल्यू किसकी भी है, मैंने कहा हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रल वैल्यू से, ठीक है, कि न्यूट्रल वैल्यू डिसाइड कौन करता है भैया, वाटर। अब वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है भैया, हमें पता है, पर वो वैल्यू चेंज होती रहती है। हाँ, कभी ज्यादा भी हो सकती है 7 से, कभी कम भी हो सकती है 7 से। हाँ, ये सब तो चीजें नॉर्मल सी, ये सब बहुत बेसिक चीज है, हमने डिस्कस की थी। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर चेंज करने से पीएच वैल्यू न्यूट्रल जो होती है वाटर की, वो चेंज हो जाती है। हाँ, उसके बाद आते हैं एसिड और बेस के पीएच वैल्यू निकालने में। और एसिड बेस पीएच की वैल्यू निकालने में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। हाँ, तो बहुत सारी कैटेगरीज हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं, सारी की सारी डिस्कस की हैं, एक बेसिक से लेके एडवांस तक। डीपीपी में मैंने एडवांस के क्वेश्चन डाले थे, वो जाके करोगे तो मेरे लेक्चर देखने के बाद वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आई गारंटीड, ठीक है ना। हाँ, तो सब कुछ डिस्कस हो ही चुका है। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक बेस का, मीन्स इनका मिक्सचर का भी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, और वीक एसिड, वीक बेस का, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। पर पता है, जब हम वीक वाला जो वीक बेस का डिस्कस कर रहे थे, वीक बेस या वीक एसिड का, हाँ, तो इनका बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, जिसे 15 या 20 मिनट में मैं रेप करता हूँ, खत्म करता हूँ अच्छे से पढ़ा के। इनका कॉन्सेप्ट का नाम क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ डाइप्रोटिक वीक एसिड। कि अगर कोई वीक एसिड हो या वीक बेस हो, अगर वो डाइप्रोटिक हो, क्या मतलब भैया, अगर मान लो कोई वीक एसिड है, वो अगर डाइप्रोटिक है, डाइप्रोटिक मतलब 2OH माइनस निकालता हो, और मान लो वीक एसिड हो तो वो भी अगर डाइप्रोटिक है, मतलब कि भैया 2H प्लस निकालता हो, तो उस केस में कैसे करते हैं, जिस तरीके से भैया हम स्ट्रॉन्ग वाले केस में, हम डाइप्रोटिक में, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम डाइप्रोटिक में भैया आराम से निकाल सकते थे। उसमें वो सिंपल सा फॉर्मूला होता था भैया, क्योंकि बात ये ना भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएट होते हैं। अब वो 100% डिसोसिएट होते हैं, तो उनके अंदर हमें कंसंट्रेशन निकालने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता। जो हमें कंसंट्रेशन गिवन होती है, वही तो एट द एंड में जाके उनकी कंसंट्रेशन में जाती है, किसकी, H प्लस या OH माइनस की। हाँ भाई, तो उसमें हम डायरेक्टली पुट करके आराम से निकाल देते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। मान लो अगर डाइप्रोटिक हो तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। हाँ भैया, कंसंट्रेशन में 2 में से अगर मान लो H प्लस का कंसंट्रेशन कोई डाइप्रोटिक है जैसे H2SO4 का था, वो शायद देखना, उसमें हम सिर्फ डायरेक्टली छोटे नंबर से जितना था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, और जितना कंसंट्रेशन था उससे ले लेते थे, बस सिंपल सी केसेस थे। पर भैया बात करें अगर बीक वाले में, हाँ, तो बीक वाले में भैया तो हमें पता भी नहीं होता कितना डिसोसिएट करता है। 100% ये तो डिसोसिएट भी नहीं करता, क्या पता कम करे, क्या पता ज्यादा करे। मिस यही है, सिंपल सी बात ये है कि हमें पता ही नहीं होता। तो थोड़ा सा ये केस डिफिकल्ट बन जाता है। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा सोचने के पर्सपेक्टिव से ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। पर 5 मिनट को मैं समझाने के बाद आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, ड्राइव करके बताऊंगा भैया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्या, मैंने कहा हाँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भैया। डेरिवेशन क्या, मैंने कहा सोचने का तरीका, थ्योरी डेरिवेशन में ही छुपी हुई है, ठीक है, सुझाता हूं आपको। तो ध्यान सुनना, किसका भैया, पीएच ऑफ डाई प्रोटिक
डाइप्रोटिक एसिड एंड बेस, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा कोई एक H2 H2 H2A कोई बहुत वीक एसिड है, ठीक है भैया, मान लिया ये कोई बहुत वीक एसिड है। अब ये डिसोसिएट करेगा पानी में, हाँ, तो पानी में जाएगा, पहले H प्लस, एक H प्लस निकालेगा, फिर क्या पता शायद धीरे 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 कुछ टाइम बाद ये दूसरा H प्लस निकाल दे। अब बेक एसिड है तो हम ये नहीं कह सकते बेक ही पानी में जाते ही तुरंत निकाल सकते हैं, हम ये कह नहीं सकते, हाँ इतना तो हमें पता है, ये हम कह नहीं सकते। तो क्या क्या हो सकता है कि H2A है, पानी में गया, पानी में गया तो इक्विलिब्रियम बनाते हुए पानी में गया, कितना, एक H प्लस निकाला, मान लो ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पानी में ये गया, इसके अंदर अभी इसने एक ही H प्लस निकाला है, हाँ, अब वीक है, ये नहीं कह सकते कि जल्दी से एक साथ दोनों निकाल देगा, क्या पता दूसरे भी रिएक्शन हो, ये जो है He माइनस हो, ये फिर से क्या पता ये दूसरा H प्लस निकाले और फिर से उसके बाद बन क्या जाए A2 माइनस बन जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा ही होता है। हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लो जो भी वीक एसिड हो, अगर वो डाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, तो वो ट्राइप्रोटिक में 3 केस बन जाएंगे, पहले एक H प्लस निकालेगा, 2 H प्लस निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा। भैया ऐसा क्यों, मैंने कहा ये सॉल्व करने का थोड़ा सा हमारा मेथड आराम हो जाता है, थोड़ा समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें चल किसके अंदर रही, एक ही कंटेनर के अंदर चल रही है। ओके भैया, इतना समझ में आ गया। तो अब इनकी भैया डिसोसिएशन वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा इनकी डिसोसिएशन वैल्यू इस रिएक्शन की अलग हो जाती है। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है वो अलग हो जाता है, इसका अलग हो जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन आना चाहिए कि अलग क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें तो कंटेनर में एक ही चल रही है और एक ही तो बीक एसिड है, पर अलग अलग क्यों हो जाता है। मैंने कहा बाबू इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि जब स्टार्टिंग में, जब पहले रिएक्शन में जब ये H प्लस निकालता है, हाँ, इसको आसानी होती है, ये आराम से डिसोसिएट हो जाता है, जितना इसका कंसंट्रेशन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, मतलब ज्यादा डिसोसिएट हो जाता होगा भैया, यही तो मतलब है। हाँ, तो इसका कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 आएगा, कुछ, हाँ, कुछ आएगा, हाँ। पर जब ये Ha माइनस हो जाता है, ये जो होता है जब इसकी पारी आती है कि हम अब दूसरा वाला H प्लस निकालना है, हाँ, जब इसकी पारी आती है तो ये नौटंकी करता है। नौटंकी क्यों करता है, इसके अंदर पहले से माइनस है, ये जो माइनस चार्ज है, हाँ, ये एक्स्ट्रा माइनस चार्ज है, हाँ, ये एक्स्ट्रा माइनस चार्ज ये H प्लस आयन को निकलने नहीं देता है, इस H प्लस को निकलने नहीं देता है, उतना जल्दी से डिसोसिएट नहीं करने देता, और हाँ, उतना कंसंट्रेशन भी नहीं होता इस H प्लस का एज कंपेयर टू इसके। पहली बात तो भैया ये तो बीक एसिड है, हाँ, पूरे तो डिसोसिएट करेगा नहीं, हाँ, ये एक ड्रामा इसका अलग है। पर दूसरा ड्रामा ये है कि ये जो Ha माइनस है ये भी ड्रामा कर रहा है, इसके अंदर माइनस चार्ज वजह से भैया ड्रामा नहीं कर रहा है, इसका रूल्स है क्योंकि ये माइनस चार्ज हो गया तो ये H प्लस उतना जल्दी से नहीं निकाल पाएगा, तो इसका कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 आएगा। हाँ भैया मान गए, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। मैंने कहा तुमसे सिंपल क्वेश्चन कौन सा बड़ा होगा, Ka1 बड़ा होगा या Ka2 बड़ा होगा, भैया सिंपल सी बात ये है, तो इसका अगर Ka1 बड़ा है मतलब कि भैया जल्दी डिसोसिएट होगा, ये H प्लस जो कंसंट्रेशन है भैया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, हाँ ये बात तो सही है। तो जो इसका अल्फा होगा, अल्फा 1 मान ले, इसका अल्फा 2 मान ले, जो डिसोसिएट होगा, हाँ, तो इसका अल्फा भैया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, हाँ भैया, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, K1 इज ग्रेटर देन Ka2 भैया, ये एग्जांपल सिंपल से लिख सकते हैं, हाँ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा अब हमें क्या निकालना है, पीएच वैल्यू निकालनी है, हाँ पीएच वैल्यू निकालें। पीएच वैल्यू के लिए क्या हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया, H प्लस अगर मिल जाए तो उसे हम माइनस लॉग पीएच की वैल्यू में, माइनस जो पीएच की वैल्यू आती है भैया माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस, हम उसमें H प्लस की वैल्यू पुट करके हम निकाल देंगे पीएच। बात तो सिंपल सी है, हाँ भैया। तो हमें अगर पीएच की वैल्यू मींस हमें H प्लस कंसंट्रेशन में जाना है, हाँ, तो H प्लस कंसंट्रेशन निकाले कैसे। मैंने कहा तुम्हें गिवन क्या है, मैंने कहा भैया तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें तो बस इतना गिवन है, हाँ, तुम्हें अल्फा अल्फा गिवन नहीं है, हाँ। अब ये मान लो कुछ कंसंट्रेशन इसका सी मोलर था, कुछ सी मोलर था, हाँ, तो कुछ सी मोलर था, तो ये सी में से कुछ टूटेगा, मान लो कुछ अल्फा टूटा, 1 माइनस अल्फा जिसे लिख लेंगे, हाँ भैया। एक में से जितना टूटता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा बोलते हैं, हाँ। कितने में से टूटा, सी में से टूटा, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, इतना हमें पता ही है, हाँ। ये सारी चीजें एक ही है, हाँ, एक ही कंटेनर के अंदर हो रही है, हाँ, तो हमें यहाँ पे याद आना चाहिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। वो क्या होता है कि अगर यहाँ लाइट जलेगी यहाँ भी जलेगी, क्या मतलब भैया, मैंने कहा अगर यहाँ से टूटा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा सी अल्फा 1 मानते हैं, अल्फा 2 मान लेते हैं, तो अगर ये सी अल्फा 1 बना, जैसे यहाँ पे बनता है यहाँ पे भी लिख किया जाता है क्या, सी अल्फा 1। अगर यहाँ पे जैसे लाइट जलता है तो यहाँ भी जलने लगता है लाइट, हाँ, क्या मतलब जैसे आई सारी चीजें एक एक कंटेनर में चल रही, एक ही H प्लस है, हाँ, कंसंट्रेशन तो एक ही बराबर होगी ना, कंसंट्रेशन H प्लस का ऐसे लिया जाएगा, ये सब एक ही कंटेनर में चल रही, हाँ, तो जैसे सी अल्फा 1 बना, सी अल्फा 1 बना, हाँ भैया।
ठीक है, ये भी बनेगा क्या, सी अल्फा वन। हाँ ठीक है, जैसे वहां सी अल्फा वन बना तो यहाँ भी ये भी वही है। हाँ तो सी अल्फा वन। हाँ ठीक है, ये भी भैया कुछ टूटेगा, वन माइनस अल्फा टू मान लो कुछ टूटेगा। हाँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी अल्फा वन, सी अल्फा वन अल्फा टू कुछ बनेगा। हाँ भैया, तो जैसे कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी आ जाएगा सी अल्फा वन अल्फा टू आ जाएगा। हाँ प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इसका इस इसका इसका आ जाएगा सी अल्फा वन अल्फा टू कंसिडरेशन। हाँ भैया, आई थिंक क्लियर हो इतना। हाँ इधर तो मैं समझ में आया। हाँ भैया, और जैसे कि यहाँ पे ये हुआ था तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, वन माइनस अल्फा टू। आई थिंक क्लियर है, सब कुछ विजुअल है। हाँ भैया, तो मैंने कहा ये तुम्हें लिखना आई थिंक आ चुका है, क्योंकि मैं इतने लेक्चर से लिखना सिखा रहा हूँ तुम्हें, तो ये तो आ ही गया होगा, नॉर्मल चीज है। हाँ भैया, इतना हमें पता चल गया, तो हमें कंसंट्रेशन के बारे में सबके पता चल गया। हाँ, अब हमें पता क्या नहीं है, हमें कंसंट्रेशन पता है, हाँ हमें के पता है, हाँ अल्फा वन अल्फा टू नहीं पता है। हाँ चलो हम अल्फा वन अल्फा टू निकालते हैं। हमें कंसंट्रेशन H प्लस का निकालना है। हाँ ये है, ये तो कंसंट्रेशन है। हाँ भैया, तो इसमें क्या हमें पता सी पता है, अल्फा वन नहीं पता, अल्फा टू नहीं पता, बस हमें अल्फा वन अल्फा टू निकालना है, उसके बाद तो हमें ये आराम से पता चल जाएगा। हाँ भैया, आराम से पता चल जाएगा ना भैया। हाँ हमें आराम से पता चल जाएगा, हमें आराम से पता चल जाएगा। तो मैंने कहा चलो इक्वेशन लिखते हैं, किसका, इक्विलिब्रियम का। मैंने कहा चलो इक्वेशन लिखते हैं, किसका, इक्विलिब्रियम का। अरे मैंने इरेज कर दिया, मैंने इरेज कर दिया, मैंने इरेज कर दिया, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। हाँ मैंने कहा कि चलो हम लिखते हैं क्वेश्चन। आप कहाँ लिखे, हमें क्वेश्चन कहाँ पे लिखे, हमने कहा इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर इसको इरेज कर देंगे। मैंने कहा क्या लिखना है हमें, चलो K1 का क्वेश्चन लिखते हैं। K1 को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ये तो लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, हम इसका लिख रहे हैं ना, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका सी अल्फा वन प्लस सी अल्फा टू। ठीक है, ओके, इनटू में दिस सी अल्फा वन माइनस अल्फा टू। ओके, अपॉन में दिस सी वन माइनस अल्फा वन। ओके, हम लिख लिया था। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इरेज, हम करते हैं इरेज। बस 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 थोड़ा सा दर्द और होगा। सी अल्फा वन कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, वन प्लस अल्फा टू बचा, और इधर क्या बचा, सी अल्फा वन माइनस अल्फा टू अपॉन में सी वन माइनस अल्फा वन। सॉल्व कैसे करें, मैंने कहा मेरी बात सुनना बाबू, हम जब लिख रहे थे, हाँ हमने कहा अल्फा वन बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अल्फा टू, क्योंकि के वन बड़ा था एज कम्पेयर टू के टू के। हाँ भैया बात सही है। ये दूसरे फेज में आते हैं, वहां पे जब अल्फा टू होता है भैया, वो अल्फा टू, एक तो बात ये रही, ये वीक एसिड है। हाँ वीक एसिड, वीक एसिड पहले से वीक होते हैं। हाँ उनका तो पहले, उनका भी पहले से बहुत वीक होता है, तो उनका अल्फा बहुत कम होगा वन से। हाँ और ऊपर से बात ये है ना भैया, निकल किसका रहा था H प्लस, एच ए माइनस का, और एच ए माइनस तो और नौटंकी करता है, मतलब कि अल्फा इसका बहुत ही कम आएगा। हाँ तो हम अल्फा जो टू होगा भैया, हाँ उसको इग्नोर कर सकते हैं ना भैया। हाँ बात तो सही, तो अल्फा टू को हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ अल्फा टू को हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ अल्फा टू को हमने इग्नोर कर दिया, ये सी से ये सी कट गया, तो बचा क्या भैया, बचा क्या, सी अल्फा वन स्क्वायर, सी अल्फा वन स्क्वायर अपॉन में वन माइनस अल्फा वन, और यहाँ पे बचा के वन बचा। हाँ भैया के वन बचा, मैंने कहा यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं बाबू। हाँ भी यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ से अल्फा निकालो, क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा निकालने में क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा निकालने में क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, सी माइनस सी अल्फा वन। हाँ
अब देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, पर क्वाड्रेटिक बनना नहीं चाहिए था। कोई गलती हुई क्या? मैं ध्यान से देखना। अंडर रूट k1 k/c। हाँ, क्वाड्रेटिक तो बनना चाहिए, ठीक है, कोई गलती नहीं है। हाँ, क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक बनना चाहिए ना। हाँ, मैंने सॉल्व किया था, मैंने आपको बताने के लिए कुछ और सोचा था। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लो। ठीक है, k1 माइनस k1 अल्फा 1 इक्वल टू सी अल्फा 1 स्क्वायर। अब इधर इतना कर लेना भाई, सी अल्फा 1 स्क्वायर प्लस में के ए वन अल्फा 1 माइनस में के ए वन इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और बिलीव मी, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं कर नहीं रहा हूँ, तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू आएगी। अब अल्फा 1 की वैल्यू क्या आती है? मैंने कहा वो आती है, अल्फा 1 की वैल्यू आती है अंडर रूट के ए वन बाई सी, ये वैल्यू आती है। हाँ, इसको इग्नोर करना, अब इसको ध्यान देना। अब क्योंकि इसको मैंने कहा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, मैंने बता दिया, कोई काम भी आगे नहीं आएगा। हाँ, मैंने बता रखा है, छोड़ो। काम इस केस में नहीं आएगा, पर हाँ दूसरे केस में मान लो हम जब सॉल्व कर रहे थे, किसका भी, जब हम बी बेस का निकाल रहे थे, हाँ बी केस का जब पी एस कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने तुम्हें कैलकुलेशन सिखाया था इसका। वहाँ पे मैंने तुम्हें कैलकुलेशन सिखाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होते हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वे कुछ छुपा रहे हो, मैंने कहा। लेकिन इस केस में मैंने तुम्हें बता दिया डायरेक्टली, या जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से अल्फा 1, क्योंकि इस केस अल्फा 1 सब में अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 जो सॉल्व करके बाद आता है, वो आता है k1 अपॉन में c। ठीक है भैया, इतना आता है? मैंने कहा हाँ इतना आता है। उसके बाद चलो ठीक है, ये आ गया। मैंने कहा जब अल्फा 1 आ गया, तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन हुआ करता था, H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन, वो क्या हुआ करता भैया? वो होता था सी अल्फा, सी अल्फा 1 ना। H प्लस का कंसंट्रेशन सी अल्फा 1 होगा। हाँ भैया, तो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर सी अल्फा 1 हुआ, सी अल्फा 1, और कुछ और वो रहता है ना, प्लस सी अल्फा 1, सी सी अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 2 है, तो अल्फा 2, अब एक अल्फा 2 बहुत छोटा नंबर है, इसको हम छोड़ यहाँ पे हमें ऐसा हुआ करता था ना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 इंटू सी अल्फा 2। अब ये सी अल्फा 2 बहुत छोटा नंबर है, अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? सी अल्फा 1। तो सी और अल्फा 1 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट के ए वन बाई सी है। इसको ये कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है? अंडर रूट के ए वन इंटू सी बचता है। तो ये क्या गया? हमारा एच प्लस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से पी एच की वैल्यू क्या निकालते हैं? माइनस लॉग इंटू एच प्लस का कंसंट्रेशन। बहुत सिंपल, हमें पीएच की वैल्यू पता चल गई, किसकी? डाइप्रोटिक की। अब बड़ी बड़ी केसेस थे कि हमें ये सोचना था कि क्या क्या टूटता है, क्या नहीं टूटता है, अल्फा वन बड़ा होता है, अल्फा 2 बड़ा होता है, k1 बड़ा होता है, k2, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, हमने इतना बता दिया, आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम पीएच सॉल्व कर रहे थे, हमने कैसा ड्राइव करके हमने सॉल्व किया, तो पीएच की जो वैल्यू आई वो आई माइनस लॉग इंटू k1 इंटू सी। ये किसके लिए आई? डाइप्रोटिक बी एसिड या बी बेस के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ भैया, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा समझ में? हाँ भी समझ गया। धमाकेदार, बस 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 बस। अभी तो भैया अल्फा 2 भी निकल रहा है। आ जाओ अल्फा 2 कैलकुलेट करते हैं। अल्फा 2, मैंने कहा हाँ अल्फा 2 कैलकुलेट करते हैं। अब उसी की आगे मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी अगर तुमने सब कुछ नोट किया ही है, अगर तुमने अभी सब कुछ नोट किया ही है, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी भैया? अल्फा 1 की वैल्यू आई भैया अंडर रूट, अल्फा 1 की वैल्यू अंडर रूट के वन बाई सी आई। हाँ, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या आया भैया? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आया भैया माइनस लॉग, और इंटू ये माइनस लॉग के वन बाई सी आया भैया माइनस लॉग, इतना आया। हाँ, तो मैंने कहा अगर आप अल्फा 2 पे आते हैं, मैंने कहा अल्फा 2 निकल कर दिखाओ, तो अल्फा 2 के लिए आप सिंपल सी बात करोगे के ए 2 लिखोगे। हाँ, उसके बाद जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था इंटू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था?
आप मैंने तो इरेज कर दिया। अब अगर नोटबुक में आप लिखे हो तो आप देखो पीछे से क्या था, शायद वो था कुछ ऐसा था, सी अल्फा वन प्लस सी अल्फा वन अल्फा टू, ये एच प्लस का था, हाँ शायद कुछ ऐसा ही था। और उसके बाद उसका क्या था, सी अल्फा वन अल्फा टू, कुछ ये था, हाँ। अपॉन में उसका क्या था, उसका था भैया सी अल्फा वन टू वन माइनस सी अल्फा वन सी अल्फा टू, ये कुछ था। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, हाँ भैया। मैंने कहा यहाँ पे भी सिंपल सी बात वही है कि अल्फा टू अगर हम सॉल्व करें कि ए टू, हम यहाँ से सी अल्फा वन को कॉमन ले लें तो बचा क्या, वन प्लस सी अल्फा टू, सी अल्फा टू बचा, हाँ भैया। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे बचा सी अल्फा वन सी अल्फा टू, हाँ भैया। अपॉन में ये क्या बचा, सी अल्फा वन सी अल्फा वन, ये क्या है, वन बचा अल्फा टू। अब सिंपल सी बात ये है कि अल्फा टू बहुत छोटा है तो हम यहाँ पे भी अल्फा टू को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको वन वन लिख देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी अल्फा वन कैंसिल आउट हो जाएगा सी अल्फा वन से, हाँ। तो के ए टू बचा किसके बराबर, इसके बराबर, सी अल्फा वन सी अल्फा टू। यहाँ पे ज़्यादा मैं एनर्जी नहीं लगा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा बहुत एनर्जी बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक को आराम से बता दे रहा हूँ। तो सी अल्फा वन सी अल्फा टू आया, तो के टू वैल्यू सी अल्फा वन सी अल्फा टू आया, ठीक है। अब ये बात सुनो, यहाँ से एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, एडवांस क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो के टू आया, हाँ, वो सी अल्फा वन सी अल्फा टू आया, हाँ। तो यहाँ से हमें अल्फा टू निकालना है, हाँ। तो अल्फा टू के टू बाई सी अल्फा वन हो जाएगा, हाँ। ये हो सकता है, हाँ। तो अल्फा टू की वैल्यू ये आ गई, हाँ। और हम क्या लिख सकते हैं अल्फा टू की वैल्यू में, और ये लिख सकते हैं भैया जो के टू है और जो सी अल्फा वन क्या है, सी अल्फा वन था भैया एच प्लस का कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच प्लस का कंसंट्रेशन, हाँ। तो एक अल्फा टू की वैल्यू ये भी आ गई, हाँ भी बात तो सही, अल्फा टू की वैल्यू ये भी आ गई। इतना क्लियर हुआ, हाँ भैया। हमने कहा ये हमें पता चल गया सी अल्फा वन अल्फा टू कैसे है। तो हमें तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमें अगर पूछा जाएगा अल्फा वन क्या है, हम अल्फा वन सॉल्व कर लेंगे। हमें पूछा जाएगा अल्फा टू क्या है, हम अल्फा टू सॉल्व कर लेंगे। हमें पूछा जाएगा कि पीएच वैल्यू क्या है, हम पीएच वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, है ना। पीएच वैल्यू सॉल्व कर लोगे ना, हाँ भी पीएच वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। हमें और क्या पूछा जा सकता है, चौथा चीज हमें ये पूछा जा सकता है कि जब दूसरा जो रिएक्शन था जिसमें जो ए टू माइनस बच्चा, ए टू माइनस जो बना था ना, हाँ ए टू माइनस जो एच प्लस निकलने के बाद ए टू माइनस बच्चा था, हाँ भैया ए टू माइनस, हाँ। इसका कंसंट्रेशन बता दो, इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। मैंने कहा जब मैं कंसंट्रेशन का रिएक्शन लिखा था तो यहाँ पे इसका क्या आया था, यहाँ पे आया था इसका ये आया था ना, सी अल्फा वन अल्फा टू आया था, हाँ भैया। और सी अल्फा वन अल्फा टू के बराबर किसके, के टू के। तो यहाँ पे ए टू माइनस कंसंट्रेशन कैसे लिख सकते हैं, सी अल्फा वन अल्फा टू, हम ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा वन अल्फा टू इसके बराबर है, हाँ सॉरी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं किसका, ये इसके बराबर है, हाँ। और ये इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के टू लिख सकते हैं। तो जो के टू में क्वेश्चन में गिवन होगा तो वही हमारा ए टू का ए टू माइनस का हमारा कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार जेईई मेंस में, जे एडवांस में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है आराम से, ठीक है। पर ध्यान देने वाली बात यह है जब तुमसे पूछा जाएगा ए टू माइनस का कंसंट्रेशन बता दो, हाँ, तो वहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है। भैया ध्यान क्या रखना है, मैंने कहा वो ध्यान रखना है अगर तुम्हें पहले से क्वेश्चन गिवन होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द एच प्लस दिस, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस दिस दिस दिस, हाँ क्या मतलब कि अगर पहले से तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस गिवन होगा, हाँ, उस केस में ये डायरेक्टली मत लिख देना कि जो ए टू माइनस है वो के टू के बराबर है। क्यों भैया, मैंने कहा वो जो कंसंट्रेशन एच प्लस का होता है वो अपने हिसाब से क्वेश्चन वाले देते हैं, अच्छा। तो उस केस में ये नहीं लगाना है, ये ऐसे नहीं सॉल्व करना है, अच्छा ऐसे नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, तो ये किस केस में, मैंने कहा ये इस केस में करना है जब तुम्हें H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन ना हो, तुम्हें निकालना पड़े। बस तुम्हें गिवन क्या हो, तुम्हें गिवन हो सिर्फ एसिड का कंसंट्रेशन और K1 K2 गिवन है। तो हमें क्या करना है, वहां से सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमें H प्लस निकालना है, हमें वहां से अल्फा वन निकालना है, अल्फा वन निकालने के बाद अल्फा टू निकालेंगे, हाँ। अल्फा टू निकालने के बाद अल्फा वन अल्फा टू का सी इंटू अल्फा वन अल्फा टू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा, तब हम निकाल सकते हैं ए टू माइनस का कंसंट्रेशन। ऐसा क्या, मैंने कहा हाँ ऐसा है। तो अगर मान लो कि एच प्लस का कंसंट्रेशन पहले से गिवन हो, क्वेश्चन में पहले से गिवन हो, बोले वो क्वेश्चन वाला अपने हिसाब से बोले कि मेरे हिसाब से अपना एच प्लस का कंसंट्रेशन लो ये है, अगर वो अपने हिसाब से लेगा तो वो दोनों रिएक्शन में एच प्लस का कंसंट्रेशन कम नहीं होने देगा। अब बी के एसिड को पानी में डाल दोगे तो वो अपने हिसाब से टूटेंगे ना, हाँ। लेकिन जब वो अपने हिसाब से देगा एच प्लस, कौन सा क्वेश्चन वाला, तो वो जो एच प्लस डिसाइड करेगा वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। तो वो जो एच प्लस अपने हिसाब से डिसाइड करेगा तो जो ए टू माइनस का कंसंट्रेशन आएगा वो इस तरीके से फॉर्म नहीं होगा। तो कैसे हुआ, मैंने कहा एक जनरल तरीका बता देता हूँ जिससे हमेशा ही सही आएगा। अगर ये पूछा जाएगा, अगर ये इंडिविजुअली पूछा गया, हाँ,
तो अगर हमें मान लो ये इंडिविजुअली पूछा गया और ये सब चीजें गिवन नहीं हुई तो हम इतना बड़ा मेथड क्यों लगाएंगे? हाँ बात तो सही है, अगर कोई मेथड हो तो। हाँ एक तरीका बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। बतासा लल्ला करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा। यार ये गांव की लाड़ी भी नहीं सही नहीं होती। हाँ तो वो दो रिएक्शन थी भैया, क्या थी? मैंने कहा क्या थी? वो तो H2A बनाते क्या है? H प्लस 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 He माइनस, फिर से ये He माइनस H प्लस प्लस A2 माइनस। हाँ इसका क्या था? K1 था। ऐसे लिखना है आपको भी, सिंपल से ऐसे करना है। हाँ दो रिएक्शन गिवन होंगी, हाँ ऐसे गिवन नहीं होंगी, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसे लिखोगे, फिर क्या करोगे? इनको ऐड कर लोगे। हाँ इनको ऐड कर लोगे तो क्या ऐड होगा? ऐड कर लिए, ऐड कर लिए, फिर इसके बाद क्या हुआ? बचा क्या? अब देखो, जब दो चीज का ऐड करते हैं हमें पता है अगर के की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है ऐड करने से। हाँ तो मीन्स चेंज नहीं होती, पर कुछ, अब मान लो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें इसकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस रिएक्शन की के की वैल्यू क्या हो जाएगी? K1 × K2 ये हो जाएगी ना। हाँ ये हो जाएगी, तो K2 ये हो जाएगी। हाँ तो मतलब कि जो K1 गिवन होगा K2 गिवन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इस रिएक्शन का K1 हो जाएगा। हाँ तो अगर हमें मान लो यहाँ से हमें ये निकालना हुआ, हमें यही तो निकालना है इसका कंसिडरेशन। हाँ तो हमें गिवन क्या होगा? हमें अब K की वैल्यू जो कि बराबर किसके? K1 × K2। अब इसका बराबर क्या लिखेंगे? ये H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन पावर में 2 और इनटू में A2 माइनस का कंसंट्रेशन पावर में 2, ये जो लिखेंगे ना। हाँ अपॉन में H2O का कंसंट्रेशन। हाँ मैंने कहा वो तुम्हें ये गिवन होगा। हाँ तुम्हें ये तो निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे। मान लो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन हुआ H प्लस का, सॉरी मैंने अभी जो बोला ये निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे ना। हाँ मान लो ये तुम्हें H प्लस का गिवन हुआ। हाँ भाई गिवन हुआ, ये इसका कंसंट्रेशन तुम्हें सी मोलर गिवन है। हाँ मान लो कुछ और गिवन हुआ, इसका निकालना है। तुम्हें K1 × K2 गिवन होगा। हाँ ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे भैया, आराम से निकाल लेंगे, आराम से निकाल लोगे ना। हाँ भैया आराम से निकाल लेंगे। बाकी अगर वो वाले से वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर सुनो मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ कैसे करता है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ यार, बस तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तुम बताना ये सब लिख लेना। एक मिनट ना, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, मेरे कॉपी में था। कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच, पीएच 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 पीएच, कैलकुलेट द पीएच। एक काम करते हैं ना, इसे सब सॉल्व करा देते हैं। अगर मान लो H प्लस तुम्हें गिवन हुआ पहले से, तो इस मेथड से कर लोगे ना, आराम से दो रिएक्शन लिखोगे कर लोगे। हाँ भैया यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन होगा क्योंकि वो क्वेश्चन अपने हिसाब से देगा। हाँ भैया और हमें जो A2 माइनस का कंसंट्रेशन था वो हमें सॉल्व करना था, और बाकी अपॉन में जो नीचे था H2A का कंसंट्रेशन वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, और K1 K2 गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर ऑफ H2S सॉल्यूशन। Calculate pH of 0.1 molar H2S solution if their Ka1 or Ka2 10 power -7 -14। आई थिंक ये होगा क्वेश्चन में, 10 पावर -7 10 पावर -14। सॉल्व करो। अब तुम्हें यहाँ से सब कुछ सॉल्व करा दे रहा हूँ, जितनी चीज मैंने बताई। ठीक है, ये बी की सीट है, जितनी भी चीज मैंने बताई सारी चीज सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है ना? हाँ
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कहा ऐसे बनते हैं, दिखा दूंगा, पीडीएफ चेक करो, वो सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो। सॉल्व करते हैं, मैंने कहा रिएक्शन लिखो, H2S है, हाँ भैया, एक H प्लस देगा, हाँ भैया, प्लस HS बनेगा, हाँ भैया, HS माइनस है, हाँ भैया, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, H प्लस और देगा, हाँ फिर H2 माइनस करेगा। हाँ हमें बताया जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है H प्लस का, वो क्या होता है भैया, वो आता है, क्या होता है, वो आता है वो आता है क्या, अंडर रूट K1 इंटू सी आता है, हाँ भैया K1 इंटू सी, K1 क्या है भैया, K1 है 10 पावर माइनस 7 है, इंटू सी क्या है, सी है 0.10 पावर माइनस 1 है, इसका अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 8 अंडर रूट में 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको लॉग की वैल्यू पुट करोगे तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, हमें पीएच की वैल्यू पता चल गई, हाँ डायरेक्टली पता चल गया। चलो बियॉन्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा ऐड करते हैं, हम कहते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 निकालो, अल्फा 1 क्या था भैया, अल्फा 1 ये था ना K1 बाई सी था, हाँ भैया, तो K1 बाई सी क्या है, K1 क्या है भैया 10 पावर माइनस 7 है, हाँ सी क्या है, या सी क्या है, सी 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 10 पावर माइनस 1 है, हाँ 10 पावर सॉरी ये ना 0.1 है, मीन्स 10 पावर माइनस 1, हाँ भैया 10 पावर माइनस 1 है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, आई थिंक समझ में, हाँ ये ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा, हाँ 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 को अंडर रूट से निकालो 10 पावर माइनस 3, तो हमें अल्फा 1 पता चल गया, मैंने कहा अल्फा 2 निकालो, अल्फा 2 निकालने का क्या फॉर्मूला था, अल्फा 2 निकालने का क्या फॉर्मूला था, मैं भूल गया यार, अल्फा 2 निकालने का क्या फॉर्मूला था, अभी मैंने क्या बताया था अभी, अल्फा 2 निकालने का अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक मिनट, अरे हाँ मैंने अल्फा 2 निकालने का तो मैं ये बताया था ना, सॉरी यार, K2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, हाँ ये जो था, हाँ भैया K2 क्या, K2 है 10 पावर माइनस 14 है, हाँ अपॉन में H प्लस का, सॉरी मुझे याद नहीं था, मैं थोड़ा सा भूल गया, याद था, जो H प्लस है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वो कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 पावर माइनस 4 है, 10 पावर माइनस 4, अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 10 पावर माइनस 10 आ जाएगा, हमें ये पता चल गया। हाँ अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तुम्हें आइए इसका कंसंट्रेशन बता दो, इसका कंसंट्रेशन क्या था, सी अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, और यही किसके बराबर था, K2 के बराबर था, तो क्या आ जाएगा सी अल्फा 1 सी अल्फा 2 करोगे और या तो K2 बराबर लिख दो, K2 क्या 10 पावर माइनस 14 है, तो क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 14 आ जाएगा, बस वही, अगर तुमसे पूछ ली जाए फाइंड द पीएच ऑफ पीएच वैल्यू, सॉरी हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये मुझे इसका कंसंट्रेशन बताओ, इसका कंसंट्रेशन और तुम्हें H प्लस की कुछ कंसंट्रेशन दे दी, H प्लस का कंसंट्रेशन सिर्फ H प्लस का, हाँ तो तुम्हें उस मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है, जो अभी मैंने करा ऐसे प्रीवियस ईयर मेथड, प्रीवियस ईयर मेथड, प्रीवियस स्लाइड स्लाइड अब मैंने इससे पहले लिखा था यार भाई, ठीक है ना, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना, हाँ तो अप्रोच क्या थी, सिंपल चीज़ ये है कि अगर तुम्हें बताया जाएगा बीक एसिड के बारे में तो आराम से तुम H प्लस निकालोगे, H प्लस निकालने के बाद तुम उसका पीएच निकाल सकते हो, पीएच निकालने के बाद तुम्हें अल्फा 1 अल्फा 2 बोलेगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल सकते हो, उसके बाद तुम्हें अगर बोलेगा H2 माइनस का मिस जो बनेगा, जो आयन बनेगा लास्ट में, जो उसका कंसंट्रेशन अगर पूछा जाएगा तुमसे, तुम उसका कंसंट्रेशन बता सकते हो, हाँ भी बता सकते हैं, तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप के, पीएच जो H प्लस, मतलब वही पीएच के लिए H प्लस निकालना पड़ेगा, हाँ अल्फा 1 अल्फा 2, और ये जैसे कि अभी मैंने इसका निकाला, 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये डाइप्रोटिक बीक एसिड एंड बीक बेस में, तो सोचो कितना आराम से मैंने करा दिया ना, व्हाइट बोर्ड में रिलैक्स कर रहे हो, रिलैक्स नहीं लाडले, आओ मेन टॉपिक पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, तो स्टार्ट करें हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, हाँ तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट की आज मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी मतलब डिफिनेशन, मैंने कहा लाडले तुम देखते जाओ मैं कैसा डिफिनेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मुजवानी याद करा देंगे, मुजवानी क्या भैया, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, मैंने कहा हाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस लाइसिस ऑफ द सॉल्ट, स्पेलिंग देख लेना भाई, चलो ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ूंगा, बहुत एडवांस तक जाऊंगा, देख रहे हैं कितना एडवांस तक जा रहा है, मैंने कहा एनर्जी लो है इसका मतलब ये नहीं कि आज यार मैं बहुत बहुत तेजी से बोलता हूँ ऐसे, वरना असल पता क्या नहीं हुआ, 2-3 लेक्चर से मैं बहुत स्लो स्लो बोलने वाला हूँ, बोलने लगा, पर मेरी बात सुनना, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट होता क्या है, बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन, अब देखो मैं बता देता हूँ, ज्यादा फ्लेक्स नहीं, मतलब बोलता नहीं, ठीक है, मैंने कहा बाबू तुम्हें पता क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट कुछ नहीं हुआ, बस नाम से बहुत
फेमस होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट से क्वेश्चन बनते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर ये हर साल तुम टीचर की मुंह से सुनते होगे। तुम्हें ऐसा लगता होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, टाइट्रेशन या कोई और टॉपिक जो था, ऐसे टॉपिक होते हैं यार, कितने टफ टॉपिक होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं है, सुनते जाओ मेरी बात सुनो। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट बस कुछ नहीं है, कुछ सॉल्ट देते हैं यार, तुम्हें सॉल्ट देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे। हाँ, पानी के अंदर डाल देंगे, पूछ लेंगे जो जिस पानी के अंदर डाला है वो जो पानी का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, हाँ वो सॉल्यूशन अब क्या हो गया है, क्या वो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, क्या वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। बस 3 क्वेश्चन, यही है 3 क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ, उस सॉल्ट को डाल देंगे किसके अंदर, पानी के अंदर, और जो सॉल्यूशन अब पानी के अंदर डालेंगे तो कुछ सॉल्यूशन बन जाएगा ना, कुछ एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसे एक्वस सॉल्यूशन का पूछ लेंगे कि बता दो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब बात ये आती है कि सॉल्ट, क्या भैया हम जो NaCl नमक डालते हैं, हाँ क्या उसे पानी में डालने के बाद क्या वो जो पानी होता है क्या वो एसिडिक बन जाता है, क्या बेसिक बन जाता है? नहीं, वो तो रहता है न्यूट्रल। अगर ऐसा होता कि वो एसिडिक बन जाता तो हम जो सब्जी में नमक डालते हैं या जो कहीं भी हम पानी में जो नमक डाल के पीते हैं उससे तो क्या क्या हो सकता था। अगर वो एसिड बन जाए और वो पेट में जाए तो क्या क्या होगा भैया। बात सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक नहीं बनेगा, बेसिक नहीं बनेगा, न्यूट्रल रहेगा भैया, क्योंकि न्यूट्रल ही रहता है। तो भैया फिक्स हो गया ना हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट में तो न्यूट्रल ही बनेगा। मैंने कहा ना ना ना, ना ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा सा समझो मेरी बात को। वो तुम NaCl सॉल्ट डालते हो इससे न्यूट्रल बनता है, NaCl सॉल्ट डालता हूं इसलिए न्यूट्रल बनता है, क्या बात है। मैंने कहा सॉल्ट कई टाइप के बनते हैं, बेसिकली 4 टाइप के बन सकते हैं। अब सॉल्ट 4 टाइप के कैसे बन सकते हैं? मैंने कहा सॉल्ट बनते किससे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, एसिड या बेस से। बात सही है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अगर एसिड बेस से सॉल्ट बनते हैं तो एसिड बेस तो क्या बात, कोई बात नहीं है ना। मैंने कहा बात हुई, एसिड बेस कितने टाइप के सकते हैं, क्या पता जो सॉल्ट बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन रहा हो। हाँ बात हो सकती है, जैसे कि NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, NaOH प्लस HCl कर दो तो NaCl बन जाएगा। बात सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा हो। हाँ, क्या पता वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बन रहा हो, दूसरा केस। क्या पता वो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बन रहा हो, तीसरा केस। चौथा केस, क्या पता वो वीक एसिड वीक बेस से बन रहा हो, चौथा केस। तो ये 4 टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं। तो मतलब ये कहना चाहते हो भैया कि ये जो 4 टाइप के सॉल्ट है ये पानी में जाने के बाद अपना अलग अलग सोल्यूशन बनाते हैं। हाँ, कुछ एसिडिक बनाते हैं, कुछ बेसिक बनाते हैं, कुछ न्यूट्रल बनाते हैं। हाँ यार, यही कहना चाहता हूं मैं। नहीं तो तुम्हें अगर सिंपल से एक सॉल्ट का पूछ लेते कि नमक डालने के बाद क्या हो जाता, तुम तो आराम से बता देते न्यूट्रल हो जाता। इस कॉन्सेप्ट का हवा बनाने का क्या मतलब होता था, कुछ तो है ना। हाँ, इसका मतलब ये है 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं, पानी में डालने के बाद सबका अलग अलग कैरेक्टर होता है, सबका अलग अलग कैरेक्टर होता है, समझे। हाँ, सबका अलग अलग कैरेक्टर होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डालते हैं, हाँ वो NaCl बनाते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि वो NaCl बनाते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डालते हैं, वो NaCl डालता है, और NaCl जब पानी में जाने के बाद, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, अब वो पानी में जाने के बाद वो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्यों आता है, हमारे मन में क्वेश्चन आता है। आखिर मैं तुमसे वैसे ही बोल दूं, ऐसे थ्योरेटिकल बोलूं आपको, मुंह से बोलूं, ओरली बोलूं, थ्योरेटिकल नहीं ओरली बोलूं आपको, तो क्या समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। मैं बोल बताऊंगा पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो सॉल्ट है NaCl पानी में जाने के बाद टूट जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस में, क्या ये हाइड्रोलिसिस है? मैंने कहा ये हाइड्रोलिसिस नहीं है। NaCl सॉल्ट जो कि सॉलिड था वो पानी में जाने के बाद वो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, बस इसे ये कहते हैं। हाँ, पर वो जब टूटने के बाद फर्दर Na प्लस हो गया Cl माइनस, अब ये क्या करते हैं, पानी से अलग अलग तरीके से मिलते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कहते हैं पानी भाई, Na कहेगा पानी भाई अब मेरे से रिएक्ट कर लो। अब Na के पास प्लस चार्ज है, पानी से कहेगा, पानी कहेगा उससे कि भाई तू क्या लेगा मेरे से, कह रहा है कि मेरे पास प्लस चार्ज वैसे है, अपना तू माइनस चार्ज दे दे। पानी कहेगा मतलब कि तू मेरा OH माइनस लेगा। Na कह रहा है तो हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो अपना दे दे। फिर Na प्लस OH माइनस मिलके NaOH बना देंगे, अब जो कि बेस होता है। कौन सी बात हुई है, तो भैया वो तो बेस बना देंगे ना। हाँ, और अगर पानी से OH ले लेंगे तो H प्लस छोड़ेंगे, हाँ तो पानी के अंदर क्या रह जाएगा, H प्लस रह जाएगा। तो मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए ना, क्योंकि पानी के अंदर H प्लस बचा। मैं कहा मेरे बाबू मेरी बात सुनो, ये जो NaOH बना ना, हाँ ये क्या है भैया, NaOH, हाँ NaOH तो एक बेस है। मैंने कहा नहीं, किस टाइप का बेस है थोड़ा बताओ ना। भैया ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस का थोड़ा सा और सोचो, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है, अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है भैया, ये हमेशा
जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना वो 100% टूट जाते हैं। मैंने कहा हाँ 100% टूट जाते हैं। पानी में जैसे ही रिएक्ट करने के बाद जैसे एनओएच बनते हैं ना, हाँ, तुरंत ही टूट जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। तो तुरंत टूटने के बाद भैया एनओएच जब टूटेगा भैया वो फिर से भैया OH माइनस में और Na+ टूट जाएगा और OH माइनस से H+ से जुड़ के फिर से पानी बना लेगा और ये फिर से Na+ रह जाएगा। हाँ, फिर से Na+ रह। तो ये रेट ऑफ द रिएक्शंस की बहुत तेज होती है, मतलब कि ये NaOH बनने ही नहीं देता है, NaOH बनने ही नहीं देता है। हाँ, तो इस सॉल्यूशन तो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब कि H+ जब NaOH बनेगा ही नहीं तो H+ क्यों छूटेगा, और H+ क्यों छूटेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन क्यों बनेगा। पर बात रही कि हमने Cl- को छोड़ दिया, अब Cl- का कैसे समझते हैं। अब Cl- क्या करेगा, उसके अंदर तो माइनस चार्ज है, वो पानी से कहेगा भाई पानी भाई पानी भाई, और रिएक्ट कर लो, पानी कहेगा क्या चाहिए तुम मुझसे, कह रहा है मेरे अंदर Cl कहेगा कि मेरे अंदर माइनस चार्ज है, तुम अपना H+ दे दो। हाँ बात सही है। तुम जब उससे मिल जाएगा तुम बनाएगा क्या, HCl बनाएगा, एक एसिड बनाएगा और छोड़ देगा क्या, OH- छोड़ देगा पानी के अंदर। OH- छोड़ देगा मतलब बेसिक, मतलब कि जो सॉल्यूशन है बेसिक, पर मेरी बात सुन, जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर से उसका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, फिर से तुरंत वो टूट के पानी पानी बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर जाने के बाद भी वो लोग अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे, बात सही है। इसका मतलब ये है कि वो जाने के बाद भी वहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन बना नहीं पाएंगे, बात सही है। इसका मतलब ये है कि वो पानी में जाने के बाद न्यूट्रल ही रह जाएगा। अब पानी में जाने के बाद पानी बचेगा, और पानी अगर रूम टेम्परेचर पे है तो उसका एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसका पीएच वैल्यू डिसाइड करेगा पानी, और पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि और पानी ही डिसाइड करता है न्यूट्रल वैल्यू, तो पानी का भी जो 7 है वो ही न्यूट्रल वैल्यू होगा। ये तो एक केस बताया हमने, अभी 3 केस और है। डालते हैं किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को। हाँ, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला, वीक बेस को डाला। अब स्ट्रॉन्ग एसिड फिर से जाएगा टूटेगा, अब फिर से बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो भी होगा, जो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, हाँ, वो जाने के बाद वो कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, उसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। हाँ भैया, लेकिन जो वीक बेस रहेगा, जो वीक बेस रहेगा, हाँ, गलत तरीके से बोला मैंने ये लाइन थोड़ी गलत तरीके से बोल दी। मैंने कहा कि अब स्ट्रॉन्ग एसिड अब वीक बेस, हाँ, अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, अब स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आएगा भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड से, हाँ, जैसे कि HCl था, हाँ, तो HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड से भैया वो H+ आता था, हाँ, और वीक बेस से भैया OH- आएगा, हाँ, वीक बेस से OH- आएगा, तो और स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ आता था, हाँ, तो H+ भैया और OH- उससे आता था, ठीक है भैया। H+ भी एक मतलब कटायन, OH- भी है एनायन, हाँ, जो कटायन है, जो कटायन है, अब मैं ज़्यादा अंदर जाऊंगा तो आप फंस जाओगे, बोल तो दो पर समझ नहीं पाओगे। अब मैं लिख के समझाता हूँ सब कुछ। 42 मिनट हो गए, पानी खत्म हो गया, मुंह मेरा सूख गया। चलो लाडली, अब कहानी को वैसे लिख के समझाएंगे ना यार। वैसे तो मैं पढ़ा सकता हूँ वैसे ही बोल के, लेकिन बीच बीच में ना मैं खुद फंस जाऊंगा, और खुद फंस जाने का मतलब ये है कि आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट पढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट में हम 4 टाइप के बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को अगर मैं जनरली बताऊँ, जनरली स्टार्टिंग से करते हैं, नोट्स आपको बनाना है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। माना कोई मैंने सॉल्ट लिया, अब सॉल्ट मैंने कोई लिया, हाँ भी आपने कोई सॉल्ट लिया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मम्मी बुला रही है मेरी। मैंने कोई सॉल्ट लिया AB, हाँ भैया, आपने AB सॉल्ट लिया। मैंने कहा जब AB सॉल्ट लिया मेरे बाबू, अब मैं थोड़ा सा तेज लिखूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है ना, तो मेन मेन चीज़ें मैंने सारी बता दी हैं, अब आपको खुद दिमाग लगाना है, ठीक है ना। हाँ भैया समझा। मैंने कहा जो AB एक सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्ट है, एक पानी में जाने के बाद, हाँ भैया, पानी में जाने के बाद क्या करेगा भैया, ये A+ में टूट जाएगा, A+ एक्वस में टूट जाएगा, हाँ भैया, और B- एक्वस में टूट जाएगा, हाँ भैया, B- एक्वस टूट जाएगा। अब ये पानी में जाने के बाद टूट गए, हाँ भैया, अब ये क्या करेंगे, अब इसे क्या कहेंगे, इसे भैया डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। पर ये जब ये जो A+ है ना, हाँ, ये पानी में जाने के बाद पानी से मिलने लगेगा, बोलेगा कि मेरे पास H+ है, तुम अपना OH- दो, तो ये बना लेंगे AOH बना लेंगे, प्लस H+ छोड़ देंगे, ठीक है भैया। और फिर क्या करेगा, जो बचा है B- कहेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, बोलेगा अपना H+ दे दो मुझे, तो ये पानी से रिएक्ट करके बना लेंगे BH और प्लस OH- छोड़ देंगे। बात करें पहले रिएक्शन में हमारा बना क्या, हमारा बना है बेस,
उसके बाद बना क्या है यहाँ पे H प्लस जो कि एसिडिक है। ये क्या है, हम इसको लिखते हैं इस सेक्शन में क्या लिखते हैं, ये कैटायनिक सॉल्यूशन है, कैटायनिक सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे H प्लस बचा है, कैटायनिक सॉल्यूशन। हम इसे लिखते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ द कैटायन। इसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन लिखते हैं ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन लिखते हैं। और ये कैसा है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। हाँ भैया, और बात करते हैं जब हम यहाँ पे OH लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, बेस, बेस आता है OH। तो ये क्या आता है, एक एनायनिक, एनायनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन है। हाँ भैया, ये क्या है, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। अब बात आती है ये सॉल्ट में क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा आप सॉल्ट की कैटेगरी लेते हैं। अब ये सॉल्ट 4 कैटेगरी हो सकते हैं, या तो बीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड बीक बेस से, या तो बीक एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस या बीक एसिड से, ये तो स्ट्रॉन्ग बीक बेसिक बीक सॉरी ये तो बीक एसिड या बीक बेस से है। हाँ, ये 4 कैटेगरी हो सकती है। अब ठीक है भैया, हम 4 कैटेगरी को लिख के देखते हैं क्या क्या पैटर्न फॉलो होता है, वो चीजें हमें पढ़नी है। आई थिंक सब कुछ क्लियर है सिस्टमेटिक वे में, सब कुछ मीन्स हमारा गोल तो क्लियर है ना, क्या क्या हमें पढ़ना है। हाँ भैया, मैंने कहा चलो अब हम कैटेगरी लिखते हैं। कैटेगरी नंबर 1, केस 1, 4 केस बनेंगे। केस 1, केस 1, केस 1 में मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हम लिखते हैं NaCl। NaCl एक सॉलिड है, पानी में जाने पर टूट जाएगा Na प्लस, एक्वस में एक्वस लिख लेना, Cl माइनस एक्वस में। अब ये फर्दर फिर जो Na प्लस है, हाँ, वो रिएक्ट करेगा H2O के साथ और बना क्या लेगा, वो बना लेगा NaOH, बना लेगा NaOH प्लस H प्लस बनाएगा। और उसके बाद जो Cl माइनस है वो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बना लेगा क्या, वो HCl बना लेगा प्लस OH माइनस बना लेगा। हाँ भैया, मैंने फिर से बताया ये क्या है, एक कैटायनिक रिएक्शन, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या है, एनायन है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ OH है, यहाँ पे H प्लस है। पर मेरी बात सुनो, अभी कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं है। ये तो सब एक ही कंटेनर में, एक ही सॉल्यूशन में, बस एक ही सॉल्यूशन में अलग अलग रिएक्शन चल रहे हैं, 2 रिएक्शन अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है भैया, मैंने कहा यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बना है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बना है। अब इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। जैसे कि ये Na प्लस OH माइनस साथ रिएक्ट करता है, वो बनाया क्या लेगा, ये बना लेगा। और बनाया जैसे ये बनाएगा वैसे H प्लस छोड़ देगा पानी में, वैसे H प्लस छोड़ देगा क्योंकि OH माइनस इसके साथ जुड़ गया। हाँ, वैसे H प्लस जैसे छोड़ेगा पानी में तो सॉल्यूशन एसिडिक बन गया, सॉल्यूशन एसिडिक बन गया। पर उसी टाइम तुरंत ही NaOH 100% डिसोसिएट करता है, वो टूट के फिर से Na प्लस में टूट जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा। जब H प्लस अलग हो जाएगा, सॉरी OH माइनस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, देखा यहाँ पे H प्लस है, इन दोनों के साथ मिलकर फिर से पानी बना लेगा। ये कंडीशन हो जाती है। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो पहले था वो एसिडिक सॉल्यूशन रहा ही नहीं, वो फिर से पानी बन गया। और उसी केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर से जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है वहां पे OH माइनस छूट जाता है, अब ये बेसिक सॉल्यूशन बन गया। पर उसी टाइम ये जो ये होता है टूट जाता है, टूटने के बाद फिर से बना लेगा, ये बना लेगा और फिर से H प्लस को अलग कर देगा। H प्लस आगे देखेगा कि मेरे पास OH माइनस है, उससे मिलके पानी बना लेगा। हाँ, मतलब कि सॉल्यूशन में कुछ रह ही नहीं गया, ये इसका कोई मतलब नहीं, कोई हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, सिर्फ पानी बचता है। तो pH विल बी डिसाइड बाय पानी। और पानी का जो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है उसका pH क्या होता है, 7 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 7 क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया ना क्यों नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होते हैं, इस वजह से नहीं होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेता पीएच को चेंज करने में, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। केस नंबर 1 आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, हालांकि मैं इनके रिएक्शन सब कुछ सॉल्व कराऊंगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है जो कि बहुत ही बेसिक बात होती है, जो कि एडवांस क्वेश्चन में फ्रेम करने में काम आती है। जो न्यूमेरिकल वाली चीज़ होगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। हाँ भैया, तो ये सारी चीज़ें थ्योरी हैं, थ्योरी नहीं कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा केस लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। केस नंबर 2 NaCl। NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। अच्छा, मैंने कहा हाँ, NaOH और HCl को मिला दो, NaOH और HCl। हाँ, HCl क्या है, HCl भैया एक वीक एसिड है,
HCN एक बीक एसिड है, हाँ HCN एक बीक एसिड है, HCN एक बीक एसिड है। मैंने ये किसका केस लिया है, मैंने ये केस लिया किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का प्लस प्लस बीक एसिड का। मैंने कहा अगर मिला दो किसको, HCN को मिला दो जो कि बीक एसिड होता है, और किसी के साथ मिला लो NaOH के साथ मिला दो, हाँ तो बना रही क्या है, HCN बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCN बनाएगा, हाँ NaCN। अब NaCN सॉलिड पानी में जाने के बाद टूट किस में जाएगा, Na प्लस में प्लस Cn माइनस में, हाँ Na प्लस फिर से पानी में जाने के बाद इक्विलिब्रियम पानी से रिएक्ट करेगा, NaOH बनाएगा प्लस H प्लस छोड़ेगा, फिर से जो Cn माइनस होगा वो पानी में जाने के बाद वो बनाएगा क्या, वो HCN बनाएगा प्लस वो फिर से पानी में जाने के बाद OH माइनस रिलीज करेगा। मेरी बात सुनना बाबू, ये रिएक्शन, तो ये जो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है ये होगा ही नहीं, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये फिर से टूटने के बाद फिर से वही पानी बन जाएगा। पर बात रही जब ये जो ये बना है ये एक बीक एसिड है, ये 100% डिसोसिएट होगा नहीं, जैसे ये थोड़ा सा बनेगा थोड़ा सा OH माइनस रिलीज होगा, हाँ ये वापस जाना भी चाहेगा तो नहीं जा पाएगा पूरा, 100% डिसोसिएट नहीं होता है, तो थोड़ा सा रह जाएगा, तो थोड़ा सा OH माइनस रह जाएगा, हाँ भैया अगर थोड़ा सा OH माइनस रह गया ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये जो पानी का नमक का जो सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये रिएक्शन तो हो ही नहीं, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एनायनिक, ये कौन सा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन कहलाएगा। और ये कौन सा बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, इसके पीएच वैल्यू बेसिक वैल्यू रहेगी, कुछ पीएच वैल्यू जो रहेगा बेसिक रहेगा। अब क्या रहेगा, कैसे रहेगा क्वेश्चन में हमें निकालना कैसे, वो न्यूमेरिकल चीज हो जाएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ। अब उसी का तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस कैसे भैया, मैंने कहा तीसरा केस NaOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले ले। अब तीसरा केस क्या ले जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या ले ले HCl, बीक बेस में क्या ले ले NH4OH माइनस ले लेते हैं, NH4OH माइनस, ठीक है भैया। तो एक सॉल्ट क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अच्छा बनेगा, हाँ। अब ये NH4Cl सॉलिड पानी में जाने के बाद टूट जाएगा किससे भैया, ये NH4 प्लस प्लस Cl माइनस टूट जाएगा एक्वस फॉर्म में, हाँ। फिर से ये NH4 पहले Cl का लेते हैं ना, Cl माइनस पानी से रिएक्ट करने के बाद बना क्या लेगा, HCl बना लेगा, फिर से HCl बनाएगा, फिर क्या बनाएगा HCl बनाएगा और OH माइनस छोड़ देगा, हाँ। फिर से ये जो NH4 प्लस है ये पानी में जाने के बाद रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा NH4OH माइनस बनाएगा, NH4OH बना लेगा और प्लस H प्लस छोड़ देगा। अब यहाँ पे देखोगे ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म हुआ है, ये फिर से टूट जाएगा, फिर से पानी बचेगा। पर ये रिएक्शन होगा क्योंकि ये यहाँ पे बीक बेस है। अब ये बीक बेस है, फिर से पीछे जा नहीं सकता, थोड़ा सा रह जाएगा। अगर थोड़ा सा भी रह जाएगा इसका मतलब है पानी का थोड़ा सा पार्ट यूज करेगा, पानी का थोड़ा सा पार्ट यूज करेगा, क्या मतलब वो थोड़ा सा OH माइनस यूज करेगा। अब थोड़ा सा ये OH माइनस यूज करेगा, थोड़ा सा H प्लस जरूर रह जाएगा। अब थोड़ा सा H प्लस अगर रह जाएगा इसका मतलब ये है, क्या मतलब है, ये सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होगा। आई थिंक क्लियर होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। बिलीव मी ये सब थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल में आऊंगे थोड़े से और प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग रख रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ। इसे पढ़ाने के बाद वो जब मैं समझाऊंगा उसमें से आपको मैथमेटिक करना पड़ेगा, मैथमेटिक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके, हाँ। तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस और ही अच्छा है, चौथा केस और ही थोड़ा सा सस्पेंस देने वाला है, सस्पेंस शायद सही बोला मैंने ना, आप लोग देख के बताना क्या देने वाला है। तीसरा केस, चौथा केस अगर मैं ले लूं किसका, बीक एसिड प्लस बीक बेस का। बीक एसिड अगर मैं बीक बेस का केस ले लूं, यार ये पानी खत्म हो गया, रिकॉर्ड हो गया ना, 6 मिनट हो गया, क्लियर तो है ना, क्लियर है सब कुछ। बीक एसिड और बीक बेस, हाँ NH4 CN। मैंने कहा ये एक सॉल्ट है, बीक एसिड और बीक बेस बनता है NH4OH
हाँ, ये क्या है, एक बीक एसिड है प्लस बीक एसिड है, सॉरी बीक बेस है प्लस HCl। HCl क्या है, एक बीक एसिड है, इनको मिलाओगे तो क्या बचेगा, NH4Cl मिलेगा। ठीक है, ये पानी में जाने के बाद NH4 प्लस Cl माइनस टूटेगा। ठीक है, एक्वस फॉर्म में टूटेगा। अब ये NH4 पानी के साथ NH4 पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ये Cl माइनस पानी के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, NH4OH। ये क्या बनाएगा, ये HCl बनाएगा। ये बनाएगा। मेरी बाबू बात ये सुनना। हाँ, इस रिएक्शन की, अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना। यहाँ पे तो बीक बेस बना है, यहाँ पे तो बीक बेस बना है, अब दोनों 100% डिसोसिएट नहीं करते। अब इस केस में क्या हो सकता है, कौन डिसाइड करेगा इस सॉल्यूशन का नेचर, कि इस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तीन कंडीशन आ सकती है यहाँ पे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। मेरी बात सुनना बाबू, अब ये दो रिएक्शन होंगे। अब इन अगर ये केस दिया जाएगा तुम्हें, दो रिएक्शन का K1 दिया जाएगा, कि इस रिएक्शन का K, इसका इस रिएक्शन का K दिया जाएगा, इस रिएक्शन का K दिया जाएगा। अब ये एसिडिक रिएक्शन, इसका Ka दिया जाएगा, इसका ये बेसिक रिएक्शन, इसका Kb दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे OH माइनस फॉर्म हुआ है, इसका Kb दिया जाएगा, यहाँ पे H फॉर्म हुआ है, इसका Ka गिवन होगा। हाँ भैया, अब कौन डिसाइड करेगा, मैंने कहा डिसाइड करने वाला चीज, न्यूमेरिकल चीज मैं बताऊंगा, पर थ्योरेटिकल बता दे रहा हूँ। अगर अब यहाँ पे Ka बड़ा हुआ Kb के कंपेयर में, तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर Kb बड़ा हुआ Ka के साथ, तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर Ka बराबर हुआ Kb के साथ, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। अब क्या कैसे बनेगा, कैसे कैसे होंगे, अब इतना बड़ा बड़ा चीज है मैं जो मैंने लिखवाया, अब आसान हो गया होगा ना, आराम से एक रिएक्शन का तुरंत बता लेना क्या क्या होना है। ठीक है, पर मेरी बात सुनो, कल ये थोड़ा सा और शॉर्टकट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले याद आएंगे, ड्राइव करके बताऊंगा। फॉर्मूलों की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं याद नहीं कराऊंगा, मैं आराम से कई बार यूज करा के आपको रटवा दूंगा। बस हाँ, बस शर्त ये है कि जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। बस हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा सा फास्ट बोलने लगता हूँ। अब मैं इतना फास्ट में इसको लिखवाया, इतना बोला थोड़ा सा, इसलिए मैंने क्यों है, अभी मैंने थोड़ी थ्योरी में काफ़ी कुछ मैंने बताया, काफ़ी कुछ बताया, तो उससे क्या हुआ, मेथड बहुत सामने से बहुत बहुत क्लियर हो गया। बस हमें सब जैसे आराम से लिखना हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने बोल बोल के पढ़ा दिया। और हाँ, मैंने फिर से लिखते वक्त पढ़ाया था अच्छे से। आई थिंक दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा, किसी को पहले से, शायद किसी को दूसरे से, पर हाँ समझ में आया होगा, ये मैं समझ। तो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा था, ये हमारा थ्योरिकल था। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को अभी मैंने स्टार्ट किया है, हमने खत्म कर लिया है, पर ये हमने थ्योरी कवर की है। ये थ्योरी हमारी बेसिक थ्योरी कहलाती है, जो कि एडवांस लेवल तक काम आती है। ठीक है भैया, तो अब बात क्या रही है, मैंने कहा बात ये रही कि अब आपको अप्लाई करके जे का क्वेश्चन बनाना, जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाना, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। अब थोड़े से अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, कुछ बातें रह जाएंगी, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आराम से कवर करूंगा, अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो कैसे कैसे कवर करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, और कोई भी टेंशन मत लेना। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को मैं बहुत ही आसान तरीके से बना दूंगा, अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और IITian तो बन ही जाओगे, बस एक अच्छा इंसान बन जाना। ओके बाय ना।